Hello, becoming officers. Welcome to the Nights of UPSC. This is me, Ankit Modiwal. Guys, कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि जो झंडा गीत है, ये झंडा गीत है विजय विजय तिरंगा प्यारा, इसकी जो रचना थी वो किसने की थी? इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्ता प्रसाद जी ने। उसके बाद क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 के अंदर संविधान सभा जो थी ना, उसकी अंतिम बैठक हुई थी और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी उसी दिन अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ओके, अब संविधान लागू होने से पहले क्या हुआ था कि 18 जुलाई को जो ब्रिटिश संसद है उसने भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसके ऊपर ब्रिटेन की महारानी थी उनके हस्ताक्षर लिए थे और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अधिकार क्षेत्र प्रदान कर दिया था, उसका दर्जा दे दिया था, यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया था। अब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ, अधिकार क्षेत्र जो था उसका दर्जा समाप्त हो गया। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिना किसी के विरोध के, यानी निर्विरोध, देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पे चुन लिया था। ओके, तो इनके नाम को जो प्रस्तावित किया था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, और वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने इसका अनुमोदन किया था। ओके, तो अब 26 जनवरी 1950 के अंदर राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था और राष्ट्रीय चिन्ह किसने दिया था हमें? ये दिया था दीनानाथ भार्गव ने। ये इसको जो संविधान की मूल लिपि है उसके अंदर दीनानाथ भार्गव ने बनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ बनारस के अंदर अशोक स्तंभ है, तो अशोक स्तंभ के ऊपर बना हुआ था, तो वहां से लिया था। और इस स्तंभ के ऊपर हमारा जो राष्ट्रवाक्य है सत्यमेव जयते, और इसके साथ साथ 4 पशु बने हुए थे। कौन कौन से? हाथी, वृषभ और बैल बोला जाता है जिसको, घोड़ा और सिंह, शेर। तो ये चारों जो पशु हैं, इनका अगर आप चित्र देखना चाहो तो आप अपना प्रियम्बल उठा के देख सकते हो। प्रियम्बल के अंदर भी इनका चित्र दिया हुआ है चारों कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम राष्ट्रगान के बारे में। तो राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रगान जो है वो हमारा है जनगण मन। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी, और इसको लिखा गया था संस्कृत बांग्ला भाषा के अंदर। इसकी जो समय अवधि है वो 52 सेकंड है। अब इसका जो लघु संस्करण है तो उसको 20 सेकंड की उसकी समय अवधि है। उर्दू के अंदर इसको लिखा था आबिद अली जी ने, और किस टाइटल से लिखा था? सुबह सुख चैन के नाम से लिखा था। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो सबसे पहले उन्होंने उसको गाया था राष्ट्रगान को 1911 के अंदर कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। ठीक है, अब धुन भी उन्होंने ही तैयार की थी इसकी। बात करते हैं विश्व में सबसे पुराना राष्ट्रगान किसका है, तो वो है नीदरलैंड का। ओके, राष्ट्रगान जो है अमार सोनर बांग्ला, ये इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। ये कहाँ का है? बांग्लादेश का। ठीक है, अब राष्ट्रगान को इंग्लिश के अंदर किसने ट्रांसलेट किया था? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। ओके गाइज, तो राष्ट्रगान जो है ना उसको सबसे पहले भारत विधाता नाम की एक, मतलब जिसका शीर्षक था तत्वबोधिनी पत्रिका थी, उसके अंदर प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और राम सिंह ठाकुरी, इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रगान और आईएनए गीत जो है कदम कदम बढ़ाए जा, उसको संगीतबद्ध किया था, यानी संगीत दिया था उसको। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वो है हमारा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की बात करें तो ये लिखा किसने था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। ठीक है, और सबसे पहले इसका जो उल्लेख किया गया था वो किया गया था आनंद मठ पुस्तक के अंदर। ओके, तो गीत जो था वो कौन सी भाषा में था? संस्कृत में, और बांग्ला संस्कृत उसकी लिपि थी। सबसे पहले बंग दर्शन नाम के एक समाचार पत्र के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था,
और आनंद मठ पुस्तक जो है ना वो सन्यासी विद्रोह के विषय पर आधारित है। ठीक है, गीत जो है ये इसको सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था। कहाँ पे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, यानी जो मैंने आपको बताया था 1911 के अंदर। अब सरला देवी जो है, सरला देवी चौधरानी, उन्होंने कांग्रेस के बनारस सत्र में इसको 1905 में गाया था। ठीक है, इसके बाद 1937 में पहले ये दो है, पहले दो पैराग्राफ को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। तो जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके पहले दो ही जो पैराग्राफ हैं उनको ही हम स्कूल वगैरह के अंदर गाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान भी हमारा पूरा नहीं गाया जाता है, वो भी क्योंकि अगर आप उसकी वीडियो वगैरह है नेट पे, यूट्यूब पे, तो अगर आप देखना चाहो तो उसकी वीडियो देख सकते हो। तो वो टोटल 4-4.5 मिनट का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने उसके भी एक दो पैराग्राफ लिए हुए हैं बस। ओके, अब गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अब ये किया था वर्ष 1909 में। मदर आई बो टू थी, ये टाइटल दिया था इसको इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब बात करें आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रगीत जो था उसको गाने की अवधि क्या है, यानी टाइम क्या है? 65 सेकेंड। क्या हुआ था कि मद्रास कोर्ट जो है ना, मद्रास हाई कोर्ट, उसने 2017 के अंदर ये आदेश पारित किया था कि जितने भी निजी या सरकारी स्कूल है ना, उनके अंदर एक हफ्ते के अंदर यानी सप्ताह के अंदर 2 बार, कम से कम 2 बार, और जितनी भी निजी संस्थाएं या सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर सप्ताह में 1 बार राष्ट्रगीत गाने को अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, यानी जहां से हमने भारतीय संविधान को लिया है। ठीक, तो कहां कहां से लिया है? सबसे पहले बात करेंगे यूएसए की। अब क्या हुआ था गाइस, यूएसए की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो संविधान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लोगों ने मिलके अपने दिमाग से नहीं लिखा, ज़्यादातर उसको बोरो किया गया दूसरी कंट्री के संविधान से। ठीक है, तो जितने भी संविधान हैं, लगभग 60 कंट्री के जो संविधान हैं उनसे उनको बोरो किया गया है। अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे अलग अलग जगह से लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन बात करें अगर हम भारतीय अधिनियम 1935 की, तो उससे लगभग 75% आर्टिकल 75% जो हमारा संविधान है वो लिया गया है। ठीक है, तो यूएसए से क्या क्या लिया गया ये देख लेते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, ये लिया गया है। उसके अलावा जनहित याचिका यानी पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम जैसे मान के चलो कोई लेबर्स लगे हुए हैं किसी जगह पे काम कर रहे हैं, और उनका जो मालिक है, उनका मालिक उनको कम सैलरी देता है, मतलब इतनी सैलरी देता है जितनी की गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, उससे कम सैलरी दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंसान, जरूरी नहीं है कि वो लेबर ही हो या जो काम कर रहा है वो ही हो, कोई भी उसके लिए पीआईएल डाल सकता है। ठीक है, जनहित याचिका डाल सकता है, उनके लिए, उनके हक के लिए लड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको जनहित याचिका कहाँ से मिली है हमें? ये यूएसए से मिली है। उसके बाद राष्ट्रपति जो है उनको पद से हटाने के लिए एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है, वो भी यहीं से मिली है। हालांकि अभी तक इसका कभी यूज नहीं किया गया। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उनको भी पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए से मिली है। अब राष्ट्रपति जो है वो सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, ये भी वहीं से आया है। उपराष्ट्रपति जो है उसके पद और उसके कार्य, ये भी कहाँ से? यूएसए से। और लिखित संविधान, आपको पता है लिखित संविधान, क्योंकि जो यूएसए है, यूएसए का संविधान जो है वो सबसे पहला लिखित संविधान था।
ओके, अब न्यायिक पुनरावलोकन समीक्षा। पुनरावलोकन समीक्षा का मतलब है चेक्स एंड बैलेंस। जैसे कि जो न्यायालय है वो ये चेक करता रहता है टाइम टू टाइम कि हमारी कार्यपालिका और विधायिका जो है वो सही से काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है, या लोगों के जो राइट्स हैं उनका हनन तो नहीं कर रही है, जो उनके अधिकार हैं उनका हनन तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए चेक्स एंड बैलेंस की प्रक्रिया ये भी यूएसए से आई है। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय संविधान का जो है वो संरक्षक है, या जिसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। जो कानून है, कानून के समान संरक्षण की का सिद्धांत, ये सॉरी समान नहीं है, सामने है, सामने, ठीक है, सामने। ओके, तो ये कानून के सामने संरक्षण का अधिक सिद्धांत। उसके बाद बात करते हैं जापान से क्या मिला। जापान से हमने लिया विधिवत प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद यूके से क्या लिया, यूके यानी ब्रिटेन या इंग्लैंड बोल दिया जाए तो वहाँ ये जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ही जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व के अंदर इसकी जननी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो डेटा है वो इसी संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे हमें मिला क्या क्या। सबसे पहले विधि के समक्ष क्षमता, दूसरा निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, तीसरा संसदनात्मक प्रणाली। ये संसदात्मक प्रणाली का मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके अंदर प्रधानमंत्री जो है उनके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है संसद और विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार, ठीक है, इनको विशेष अधिकार जो दिए गए हैं वो। राष्ट्रपति सांकेतिक प्रमुख, ठीक है, ये भी कहाँ से आया है, यूके से। एकल नागरिकता, ये भी यूके से आई है, सॉरी, ये भी यूके से आई है। इसके बाद बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद, तो ये भी कहाँ से आया है, यूके से। छाया मंत्रिमंडल, ये भी यूके से आया है। लोकसभा अध्यक्ष, ये भी यूके से। कानून का शासन, ये भी यूके से। और द्विसदनीय विधायिका, ये भी यूके से मिला है हमें। अब बात करें फ्रांस की। फ्रांस से हमें गणतंत्र के बारे में, मतलब गणतंत्र के बारे में बताया गया, वो हमने लिया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो हमारे संविधान के अंदर ये वर्ड्स हैं ये लिए गए। बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, आपातकाल के प्रावधान लिए गए। इसके अलावा जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 है उससे भी आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन, वो भी कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारा फ्रांस से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन, रूस से क्या मिला है। रूस, या जिसको हम पुराना यानी पूर्व सोवियत संघ बोल देते हैं, तो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ये पहले एक सिंगल, एक तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री मान सकते हो, ठीक है, तो वो थी। लेकिन क्या हुआ, ये 15 कंट्रीज के अंदर डिवाइड हो गई थी। ठीक है, एक संघ था ये। ओके, तो संघ जो था ये 15 कंट्रीज के अंदर डिवाइड हो गया था। और इससे हमें क्या मिला, मौलिक कर्तव्य हमें मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और पंचवर्षीय योजना। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली, ये सारी चीज़ें मिली हमें सोवियत संघ से या रूस से। कनाडा से क्या मिला, कनाडा से मिला केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, और जो विषय किसी भी सूची के अंदर नहीं आते वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, अब एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्र सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, ये भी वहीं से मिली हमें। ओके, केंद्र द्वारा राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति, ये भी कनाडा से मिली। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो संघ सूची और राज्य सूची,
ये भी हमें कहाँ से मिली, कनाडा से। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी अधिकार, ये भी कनाडा से मिला। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ से हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया मिली। तो हमारा जो भारत का संविधान है उसको संशोधित किया जा सकता है।